नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल विदेश दौरे पर हैं और वो अपने 9 दिन के दौरे में फ्रांस, जर्मनी और कनाडा का दौरा करेंगे। फ्रांस वो पहुंच चुके हैं। अहम बात यह है कि पिछले 42 सालों में कनाडा के दौरे पर जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। जाहिर है, आर्थिक रिश्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रांस और जर्मनी यूरोप की बड़ी आर्थिक ताकतें हैं और कोशिश ये होगी कि संबंधों को बेहतर बनाया जाए। सबसे ज़्यादा निगाहें फ्रांस पर लगी हुई हैं और बात ये भी हो रही है भारत में भी और फ्रांस की मीडिया में भी कि क्या रफ़ाइल डील हो पाएगी इस दौरे में। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस दौरे की सफलता को या असफलता को रफ़ाइल सौदे की निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए, उस तरह नहीं आंका जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अहम तो माना जाएगा। जर्मनी किस लिहाज से अहम है ये भी जानने की कोशिश करेंगे और खासकर यूरोपियन यूनियन और भारत के जो रिश्ते हैं वो पिछले दिनों में किस तरह से करवट ली है उसको देखने की कोशिश करेंगे। और कनाडा जब 4 दशक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो किस तरह की आशाएं लगी हुई हैं, सब कुछ अपने खास मेहमानों के जरिए हम जानने की समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर बदरुल आलम हैं, हेड हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के जामिया मिलिया इस्लामिया के। स्वागत है आपका प्रोफेसर आलम। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्री राम चौलिया, जो कि प्रोफेसर हैं, डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। इसके अलावा तीसरे खास मेहमान सुधीर देवड़े जी हैं, जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण देशों में एक एम्बेसडर की हैसियत से सर्व कर चुके हैं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है जहां प्रधानमंत्री जाएंगे। और इसके अलावा केपी नैयर साहब हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं टेलीग्राफ अखबार के और एक दशक से भी ज़्यादा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में गुजारा है एक पत्रकार की हैसियत से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नैयर साहब, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस दौरे को बहुत अहम इस हिसाब से भी माना जा रहा है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का जो जोर रहा था वो ईस्ट पे ज़्यादा रहा है और अब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहा है वेस्ट का पार्ट या वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका और ईस्ट के साथ साथ इन खासकर इलाकों में जाना नेग्लेक्ट हो रहा था। आप ये मानते हैं? अभी 16 साल हो गया, इसलिए सब लोग भूल गए हैं। बात तो ये है कि जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1998 में, सिर्फ एक देश हमको सपोर्ट किया था शुरू से, फ्रॉम द फर्स्ट डे 11th में, वो फ्रांस था। उस टाइम फ्रांस का फॉरेन सेक्रेटरी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ आया था, वो जो पहले स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, ओ इसलिए फ्रांस हमारे साथ हमेशा था। इसलिए लेकिन साल साल से ये बात बहुत लोग भूल गए। इसलिए प्रधानमंत्री का ये जो विजिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार ये माना जा रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की जो विदेश नीति है वो अर्थनीति के साथ जुड़ी हुई है, उनकी इकोनॉमिक्स के साथ उनकी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, तो क्या इस वक्त पे इन देशों का दौरा अहम माना जाएगा या फिर ये माना जा रहा है कि जो कैपिटल सरप्लस है वो इन देशों के पास नहीं है, फिर भी जाना महत्वपूर्ण है टेक्नोलॉजी के हिसाब से? नहीं, कनाडा के पास है। वो 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उस टाइम कनाडा का हालत अमेरिका से अच्छा था, क्योंकि कैनेडियन बैंक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रियल एस्टेट में फंस गया नहीं है। और वो G20 में जब वो बैंक का वो नया इंश्योरेंस सब वेस्टर्न कंट्रीज लगाना चाहता था, कनाडा हमारे साथ थे। और ये जो बहुत लोग को मालूम नहीं है कि इंडियन कंपनीज, हमारा कंपनीज कनाडा में बहुत इन्वेस्ट किया है और छोटा छोटा प्रोविंसेस में किया है। पेपर कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। कनाडा पे हम जरूर आएंगे और ये भी देखेंगे कि कितनी बड़ी जो इंडियन कम्युनिटी है वहाँ रहती है, उसके बावजूद भी क्यों 4 दशकों तक जो है वो अछूता सा रहा कनाडा। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं। एम्बेसडर देवड़े, ये बताइए कि क्या आप मानते हैं इस बात को कि लुक ईस्ट ज़्यादा पॉलिसी पे ध्यान दिया जा रहा था और अब वापस जो है ये कोशिश की जा रही है कि लिंक वेस्ट पॉलिसी पर फिर ध्यान दिया जाए, वापस लौटा जाए वेस्टर्न यूरोप और दूसरे देशों की तरफ? बात सही है। एक तो फॉरेन पॉलिसी में हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसका किस तरह से इस्तेमाल करके भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसका कैसे फ़ायदा किया जाए, और इस लिहाज से इन देशों की विज़िट बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि ये दो देश जो हैं वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ हैं, ये G20 के सदस्य हैं, बड़े एक्टिव सदस्य हैं।
और यूरोपियन देश अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं, अभी तक असल में चल रहा है वहाँ। और जर्मनी तो वहाँ के मेन पावर हाउस है यूरोप का। आज सभी यूरोप की जो पॉलिसीज़ हैं जर्मनी पर निर्भर हैं। फ्रांस की हमारी और खासकर मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है। और जर्मनी का ये हमेशा ऐसी परंपरा रही है कि भारत में उनकी कई आज कंपनियां हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है। एक देश ऐसा है कि पिछले 40-50 सालों से और ज़्यादा ही कि जर्मनी से ट्रांसफ़र होता आया है। फ्रांस के साथ हमारा जो रिश्ता है वो ख़ास रिश्ता है। मैं तो कहूँगा इंदिरा गांधी जी के समय से रिश्ता चलता आया है, क्योंकि फ्रांस का अपना जो असर्टिव है एक प्रकार का, खासकर नेटो के बारे में और वेस्टर्न अलायंस के बारे में, और हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें काफ़ी समता है। और इसीलिए हमारी उनके साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही। वो न्यूक्लियर इशू में जैसे अभी मिस्टर नायन ने जैसे कहा कि 98 के बाद उनका जो हमें सपोर्ट मिला, पहले से भी न्यूक्लियर इशू हो, स्पेस कोऑपरेशन हो, डिफेंस भी हो। आज हम बात कर रहे हैं राफेल की, मगर मिराज जो है एयरक्राफ्ट है वो भारत के पास कई दशकों से है। तो हमारा ऐसा नहीं आज का रिश्ता नहीं है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये पैमाना रखा जाएगा कि अगर रफाल डील होती है तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं हुई तो दौरा नाकाम हो गया? ऐसे रफाल से इसको कनेक्ट करना ये बात तो एक्जेजरेटेड है। अगर फ्रेंच मीडिया में देखें तो खबरें बड़ी ल्यूकवार्म तरीके से आ रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो फ्रेंच प्रीमियर हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कह दिया कि शायद डील हो भी सकती है, नहीं भी, और इसमें काफी आगे मूवमेंट जरूर होगी, दिलचस्पी घट गई है। नहीं राफेल डील और ये जो न्यूक्लियर का जो जैतापुर प्रोजेक्ट का जो चल रहा है सिलसिला, ये दो बड़े इश्यूज हैं। और उसमें हमें फ़ायदा है कि इसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है हमारा अभी, उसमें बहुत मदद होने वाली है, क्योंकि हम दोनों पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ यानी उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होना चाहिए, भारत की कंपनियों को मिलना चाहिए, वो राफेल डील हो और न्यूक्लियर डील हो। तो इसीलिए उनमें प्रगति होना तो आवश्यक है, मगर इसी विजिट में ये हो न हो इसमें ऐसी कोई बात आगे बढ़े वो महत्वपूर्ण जी हाँ। डॉक्टर चौले, ये बताइए कि जिस बात पे जिक्र हो रहा है कि टेक्नोलॉजी हम चाहते हैं, लेकिन जो देश टेक्नोलॉजी बेचेंगे वो खाली टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि सौदे के साथ टेक्नोलॉजी दी जाए। हम चाहते हैं सामान हम बनाएं लेकिन टेक्नोलॉजी दूसरा देश दे। क्या आपको लगता है कि ये जो एक क्लैश नज़र आ रहा है ये कुछ कम हो पाएगा? क्या वाकई हम सिर्फ टेक्नोलॉजी ले पाएंगे और सौदा ना भी करें तो चलेगा? जी नहीं, वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो ऑफसेट पॉलिसी हम कहते हैं उसमें तो साफ है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए जब भी हम कुछ खरीदते हैं बाहर से, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में। तो इनफैक्ट राफेल इसीलिए फंसा हुआ है क्योंकि एक तो पैसे वाला मामला है कि उन्होंने बढ़ा दिए अब, दूसरा ये भी है कि जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होने वाली थी उस पर अभी आशंकाएँ आ रही हैं कि वो समय पे नहीं होगी और गारंटी नहीं दे सकता डसॉल्ट जो फ्रेंच कंपनी है। तो ये तो हमेशा ही रहती है, लेकिन एक तरह से ये बार्गेन भी है, क्योंकि हिंदुस्तान आगे मुस्तकबिल में देखे तो हम नहीं चाहते कि हमेशा ही हम बायर्स बन के रह जाएं। बिल्कुल। हम तो अपना क्या कहते हैं स्वावलंबन चाहते हैं। तो उसके लिए इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की शर्तें रखें। लेकिन क्या ऐसी बार्गेनिंग पावर इस वक्त हमारी है कि हम अपनी शर्तों पर कारोबार कर सकें? जी हाँ, एक तरह से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स बाजार माना जा रहा है हिंदुस्तान को, और इसलिए कई कंपनियां हैं जो ये देखना चाहती है कि अगर फ्रांस फेल हो जाए तो रशियंस को शायद मौका मिल जाए। तो इस तरह से एक एडवांटेज है हमें बार्गेनिंग में कि अगर आप नहीं तो कोई और भी दे सकता है हमें। तो इसी को हमें वी हैव टू ड्राइव हार्ड। उसके बावजूद मेरे ख्याल से मोदी साहब की जो अभी चल रही है दौरा, उसमें शायद ये भी हो सकता है कि हम डायरेक्टली खरीदें। इसकी भी बात चर्चा चली है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें तो विवाद अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेस पे हम 30-40 जेट शायद खरीद लें तो ये 126 तक तो नहीं जाएगा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन फिर भी राफेल वाला डील जो है, एक तो मोदी जी का ये भी इमेज है कि वो कोई विघ्न विनाशक है। तो वो पहले तो सिविल न्यूक्लियर डील उन्होंने क्लियर कर दिया अमेरिका के साथ, अब आगे लोग कह रहे हैं कि चीन वाला बॉर्डर वाला मामला भी वो सुलझा सकते हैं। और खुद वो कहते हैं कि पक्के कारोबारी हैं, वो खुद कहते हैं अपने बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने ये खास आज अकबरुद्दीन साहब का भी बयान आया है कि आज जो CEO फोरम हुआ था डिफेंस का फ्रांस में, उन्होंने खास कहा कि डिफेंस वाला जो FDI है वो उस पर वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं
और मोदी साहब और इसके अलावा डॉक्टर चौलिया, अगर मानते हैं रफाल को थोड़ी देर के लिए अगर किनारे भी रखें, तो और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लगता है, खासकर अगर बायलैटरली हम देखें फ्रांस के साथ जो अहम मानी जा रही हैं, ऐसा क्या है जो फ्रांस हमसे चाहता है? स्पेस टेक्नोलॉजी देख लीजिए, उसमें कई सालों से हम कोऑपरेट करते आ रहे हैं। उनकी सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं और वाइस वर्सा। तो ये आगे बढ़े। इसके अलावा रेलवे और ट्रांसपोर्ट टेक्निक भी उनकी काफी अहम मानी वो जाती भी है। हैं, और स्मार्ट सिटीज वाला भी देखिए मोदी जी का फेवरेट इशू है, और इस पे भी फ्रांस ने काफी प्रगति की है। क्लाइमेट चेंज पे भी फ्रांस के साथ हो सकता है। और टेररिज्म, अब देखिए आज जियाउर लखवी को छोड़ दिया गया है, और साथ साथ फ्रांस ने भी बयान दिया है कि ये दुनिया की शांति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली वहां पे चार्ली हेब्डो वाला हमला हुआ है, एंड ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म जो है उस मामले पे भी हिंदुस्तान और फ्रांस में काफी करीबी हैं, और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी कर सकते हैं हम साथ साथ, और चलता आ रहा है। तो ये भी मामले हैं, इन पे ज्यादा खबरें नहीं आती, क्योंकि हम हमेशा ऑब्सेशन रहता है कि कोई बड़ा सा डिलीवरेबल मिल जाए, फाइटर जेट वाला डील हो जाए या न्यूक्लियर पावर हो जाए। लेकिन आम जो होती है कूटनीति, उनमें इन सब चीजों को मिलाकर आप देखें ओवरऑल रिलेशनशिप तो आगे प्रगति कर रहा है। जी हाँ। प्रोफेसर बद्र आलमी, बताइए, आप तो जर्मनी भी रह चुके हैं और वहाँ तमाम जानते हैं आप उस देश को, खासकर अगर जर्मनी का हम जिक्र करें तो थोड़ा सा लो की जैसा लग रहा है। जितनी फ्रांस को अहमियत दी जा रही है उतनी जर्मनी की बात नहीं हो रही है। आप कितना अहम मानते हैं जर्मनी के दौरे को? और उससे पहले कि हम जर्मनी पे आएँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है ये कि ब्रसेल्स का दौरा करने की बात थी पीएम मोदी की, और वो नहीं हो पाया। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक तरह की कड़वाहट जो देखी जा रही थी, क्या आपको लगता है अभी भी वो देखने को मिल रही है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच? क्या भारत ऐसा कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन से उतना अच्छा तालमेल ना भी हो, तब भी बायलैटरली फ्रांस, जर्मनी, इन देशों से मिल सके? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अभी सफ़र कर रहे हैं फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, ये वेस्टर्न मिडिल पावर्स को कंसंट्रेट कर रहे हैं। अब जब एक साल पहले करीब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, पहले शुरू किए नेबरहुड पॉलिसी से, पहले भूटान से, फिर नेपाल से सुषमा स्वराज जी को भेजे बांग्लादेश, फिर बाद में शिंजो आबे जापान के वहाँ दौरा किए, तो उस पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर करे। फिर बाद में ओबामा के साथ उनकी 2 बार मुलाकात हुई, एक बार वाशिंगटन पे और एक बार ओबामा दिल्ली आए जनवरी पे। उसके बाद अभी सागर यात्रा जो किए सेशेल्स, श्रीलंका और वगैरह कंट्री सब में, अभी मेरे ख्याल से ये जो तीनों कंट्री में कर रहे हैं, इनमें पर्सनल केमिस्ट्री भी अच्छे हैं। अंजेला मार्केल जो चांसलर हैं जर्मनी में, उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हैनोवर पे एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पर वहाँ एक बड़े हैनोवर फेयर हो रहे हैं। जर्मनी में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हैं, मैं काफ़ी बार जर्मनी जा रहा हूँ। हर कैंपस पे आप देखेंगे 10 साल पहले अगर 500,000 स्टूडेंट थे, आजकल कम से कम 10 से 20,000 स्टूडेंट हैं। काफ़ी स्कॉलरशिप स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। इंडियन IT प्रोफेशनल के लिए ख़ास तौर पर एक ग्रीन कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए हैं 2000 इसमें, और उसमें करीब 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसके लोग फ़ायदा लिए हैं ग्रीन कार्ड के। मेरे ख्याल से आगे बढ़ के 5 साल 10 साल में आप देखेंगे जर्मनी और इंडिया के इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी काफ़ी आगे होंगे। और सॉफ्ट पावर के तौर पर आप जर्मनी के कोई भी सिटी में जाके देखिए, बॉलीवुड मूवीज़ से लेके, इंडियन कुजीन से लेके, योगा सेंटर से लेके और एजुकेशनल सेक्टर से लेकर इंडियन प्रोग्राम्स हैज़ बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। चलिए, ये तो सॉफ्ट पावर की बात रही, लेकिन जो सवाल मैंने यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ आपसे पूछा था, उस पर आपका क्या कहना है? क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया EU जो समिट है वो भी कई साल से चल रही है, उस सब के बावजूद जिस तरह के रिश्ते फिलहाल जिस स्थिति में हैं, क्या उसमें स्टैंड अलोन तरीके से, बायलैटरल तरीके से इन देशों से रिश्ते रखे जाएं, यूरोपियन यूनियन से बहुत बेहतर ना भी हों तो चलेगा? क्या आप ये मानते हैं? मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन को अलग कॉन्टेक्स्ट में मोदी साहब देख रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पहले इंडिविजुअल कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं, पावरफुल कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल फ्रांस हैं या जर्मनी हैं, उनके साथ अच्छे संबंध हैं हमारे, तो उसे और भी अच्छे हायर स्टेज पर लेना चाहते हैं। प्रेसिडेंट हॉलैंड के साथ, फ्रांस के चांसलर अंजेला मार्केल के साथ, और यूरोपियन यूनियन में जो मुद्दे हैं उनके अंदर में भी काफ़ी यूनानिमिटी नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि पहले हम फ्रांस और जर्मनी से इंडिविजुअली अच्छे रिलेशनशिप रखें। उसके बाद जब 1-2 महीने के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रसिया जाएंगे, इस मुद्दे पर उसकर फिर आगे बढ़ाएंगे। जी, एम्बेसडर ज़ेबरी, आपका भी यही मानना है कि ऐसा हम कर सकते हैं? मेरे विचार में EU का महत्व बहुत है, और अब कुछ छोटे से इशू पे कुछ इसमें अटक गया सब ये मामला, ये बात जल्दी निपटाने, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड सा रह गया इसमें। हाँ, अनएक्सप्लेन्ड रहा है। लगता है कि इटालियन मरीन के इशू में शायद आजकल जो वहाँ की जो फॉरेन अफेयर्स की कमिश्नर है वो इटालियन है, वो कई ठीक तरह से वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। मगर
प्रधानमंत्री जी की अभी ब्रसल्स की इसमें भेंट नहीं हुई, ये बात अच्छी नहीं है। तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन आज ऐसा समुदाय है कि वो 26 देश हैं, उसमें पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ है। रीजनलिज्म में यूरोपियन यूनियन इज़ अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल। तो इसीलिए वो तो हमको बढ़ाना ही पड़ेगा। और उसमें अभी कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी ऐसे ही ये सबसे बड़ा इशू शायद बना हुआ है। इसी वजह से समिट भी नहीं हो रही है क्या? ये वजह? हाँ, दोनों उसमें कई मुद्दे हैं, दोनों तरफ से हैं, और मगर वो सुलझाने पड़ेंगे, दोनों को सुलझाने पड़ेंगे। और वैसे यूरोपियन यूनियन भी आजकल काफ़ी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। उनके भी काफ़ी इश्यूज है, यूक्रेन का इशू है, इकोनॉमिक इश्यूज है। तो हमको इस पर देखना पड़ेगा, और जितना जल्दी ये हमारा रिश्ता उनके साथ ठीक हो जाएगा, ये आई थिंक ये दोनों के भलाई के लिए है। नहीं साहब, कैसे होगा ठीक रिश्ता? क्या ये इनडायरेक्टली जो मेजर कंट्रीज हैं उनके साथ रिश्ते बहाल होते हुए यूरोपियन यूनियन का विश्वास हासिल होगा? क्या मेजर कंटेंशन है, क्या मेजर वजह है जो आप देखते हैं? मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन के बारे में ज़्यादा कंसंट्रेशन लगाना अच्छा नहीं है, क्योंकि 30-35 साल से हमारा पॉलिसी ये है कि यूरोप का बड़े बड़े देश के साथ बायलैटरल रिश्ता जो है उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम देते रहते थे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन is full of problems. It's a very difficult animal, you know. देवरे साहब को याद होगा 1990s जब कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम होता था, यूरोपियन यूनियन हमेशा प्रॉब्लम होता था। और यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो इतना तंग कर रहे थे हमको। उस टाइम नरसिम्हा राव जी ने स्ट्रेट वे जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के साथ अलग रिश्ता कर दिया। और अभी मेरे ख्याल में तब से ये पॉलिसी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी उस पॉलिसी में वापस चला गया है। जब मनमोहन सिंह के टाइम में हम यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स के साथ रिश्ता बढ़ाना चाहता था, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। मीटिंग होते रहते थे, जॉइंट स्टेटमेंट होते रहते थे, लेकिन कॉन्क्रीट चीज कुछ नहीं होता नहीं हुआ था। इसलिए ये पॉलिसी जो है, जो फ्रांस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, जर्मनी के साथ, ये बेहतर है आपकी नजर में? हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन के साथ भी, लेकिन साथ साथ आप यूरोपियन यूनियन को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ब्रिटेन में चुनाव हो रहा है, नहीं वो तो बात सही है कि वरना वहां पे भी जाना था, लेकिन इसके साथ साथ ये भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आप इग्नोर नहीं कर सकते यूरोपियन यूनियन को, कि इन मेजर कंट्रीज के साथ रिश्ते रखते हुए भी एक रिश्तों की बहाली यूरोपियन यूनियन के साथ भी चाहिए। जो शोकेसिंग जो होना है वो होते रहेंगे ब्रसल्स के साथ। जो मिनिमम कांटेक्ट और इंटरेक्शन जो होना है वो होते रहेंगे, लेकिन हमारा पॉलिसी ये होना चाहिए कि यूरोप का बड़े बड़े देश के साथ बायलैटरल पॉलिसी में ज्यादा इम्पोर्टेंस लगाना चाहिए। देखिए, मार्केट एक्सेस का भी सवाल है। इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ खैर हम तो करते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर पूरे यूनियन की बात करें, 28 बड़ी आर्थिक ताकत है, 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, खरीदार हैं, तो उसके लिए तो हमें अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग पे अभी गौर दे रहे हैं मोदी जी, तो आगे जाके देखा जाए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बहुत ही अहम है। और सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है अगर एक पूरे ब्लॉक में देखा जाए। और बायलैटरल का यही डिसएडवांटेज है कि आप चाहे जर्मनी को इसके साथ तिजारत ज़्यादा करें, लेकिन पूरी यूनियन के लिए अगर आपको पेनिट्रेट करना है मार्केट, और पूरी यूनियन से अगर जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स लानी है, फिर तो इनस्केपेबल हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बस यही है कि धीमा है, और हिंदुस्तान की तरफ से भी एक क्या कहते हैं हम वेस्टफेलियन माइंडसेट है, जिसमें हम नेशन स्टेट टू नेशन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। बल्कि ये जो एक सुपर नेशनल एंटिटी बनी है ब्रसल्स बेस्ड, तो उससे हम थोड़ा बौखला जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि कौन रियली अथॉरिटी है। अब जर्मनी जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो जरूर एंगेला मर्केल जरूर लीडर हैं पूरे ईयू का। लेकिन ब्रिक्स के दौरान भी वहां जाने का इरादा था, बल्कि गए भी थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई चांसलर साहिबा से। जी, लेकिन अभी होगा जरूर। और मुझे लग रहा है कि जर्मनी जो है वो सेंट्रल है, क्योंकि बाकी यूरोपीय देशों के मुकाबले वो इकोनॉमिकली भी ज्यादा ताकतवर है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, नए आइडियाज हो, ये जर्मनी से निकलेंगे। प्रधानमंत्री, मैंने सुना है कि सीमेंस एक टेक्नोलॉजिकल कैंपस भी विजिट करेंगे बर्लिन में, और उनकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है,
इन सब से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो हमारी जो अर्थनीति है डोमेस्टिक और जो ग्रोथ अभी जैसे आगे बढ़ रही है, तो उसमें जर्मनी का बहुत बड़ा किरदार रहेगा। मेरे ख्याल से कनाडा से भी ज्यादा और फ्रांस से भी ज्यादा। लेकिन फ्रांस का अपना महत्व है, स्ट्रेटेजिक जो सामरिक कहते हैं, मिलिट्री वगैरह में, और कनाडा का इन्वेस्टमेंट जरूर चाहिए। समय थोड़ा सा कम है, कनाडा पे भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन आखिरी सवाल जर्मनी पे। नैयर साहब ये बताइए कि चूंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका पसंदीदा क्षेत्र भी है पीएम मोदी का, और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस माना जाता रहा जर्मनी को, उनके सवाल का जवाब देने के साथ साथ इस पर भी जवाब दीजिए कि क्या हम उम्मीद कर रहे हैं और वो हमसे करेंगे जर्मनी। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि यूरोपियन यूनियन में जो 26 देश है उसमें 16-17 देश के साथ हमारा वर्चुअली नो रिलेशनशिप, यू नो। मैं उधर यूरोप में जाता रहता है, और हमारा एम्बेसडर्स जो है इन कई देशों में उनको कुछ काम नहीं है, और उन लोग का एम्बेसडर दिल्ली में है, वो हमेशा स्विमिंग पूल में है। 7-8 देश के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बाकी देशों के साथ कुछ है नहीं। लेकिन जर्मनी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का एफर्ट जो है वो इट इज़ मोर इन द नेचर ऑफ अ डैमेज कंट्रोल, क्योंकि हमने ये जर्मन भाषा के बारे में वो बहुत वो भी कहीं ना कहीं कटाक्ष हो गया है। वो बहुत खराब कर दिया, क्योंकि वो इतना होशियारी पॉलिसी था जैसी नहीं, और यहाँ की एम्बेसी की तरफ से भी इस पर लेकर जवाब आया था जब जर्मन का पूरा मामला उठा था। खैर, अभी कनाडा का हम जिक्र कर लेते हैं। प्रोफेसर बदरू आलम, ये बताइए कनाडा के बारे में आपका क्या कहना है? 1.5 मिलियन इंडियंस, 15 लाख जो हैं वो भारतीय रहते हैं एक छोटे से देश में। क्या आपको लगता है पोखरण वाले जो हिकअप्स हैं वो अभी तक भी बने हुए थे और इसी वजह से पूरे 42 साल गुजर गए, कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गया? मेरे ख्याल से कनाडा का जो रिलेशनशिप है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टेटेड फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ से। मेरे ख्याल से कनाडा में मैं कई बार गया हूँ, और कनाडा पे आप देखिए जो बड़े बड़े सिटी हैं, टोरंटो, वैंकूवर, मॉन्ट्रियल, ऑटवा वगैरह, हर तरफ आप देखिए साइजेबल इंडियन पॉपुलेशन है। इंडियन डायस्पोरा जो है काफ़ी वाइब्रेंट हैं, और इंडियंस इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स पे, हर लेवल पे काफ़ी तरक्की किए हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा के काफ़ी कंट्रीब्यूशंस हैं। हर स्टेट के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे देखिए, ओंटारियो से लेके ब्रिटिश कोलंबिया तक, और इवन नेशनल पार्लियामेंट पर भी इंडियन ओरिजिन के लोग काफ़ी वहाँ तरक्की किए। नहीं, क्यों 4 दशक जो बिल्कुल अनुपस्थिति में गुजर गए, एब्सेंस में गुजर गए? मेरे हिसाब से ये इंडिया के पॉलिसी ये सही डायरेक्शन में नहीं रहा। मेरे ख्याल अभी एक चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको एक कोर्स करेक्शन करें और कनाडा को इसमें इन्वॉल्व करें। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर ने 2 बार इंडिया विजिट किए हुए हैं। मेरे ख्याल ये एक अच्छा अवसर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक नया डायरेक्शन में लें और नया दिशा में लें, क्योंकि कनाडा काफ़ी हद तक इंडिया को सपोर्ट कर सकती है हर लेवल पे। और इवन इंडिया जब अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे मेंबर बनना चाहे, या इंडिया के ट्रेड, कॉमर्स, हर लेवल पे कनाडा कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। मेरे ख्याल से कनाडा का हर चीज़ का कोऑपरेशन लेना चाहिए। जी। एम्बेसडर देवरे, वो हमारा जो पहले पोखरण 1 जो हुआ था उसमें कनाडा के साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसकी एक तरह से आप कहिए शैडो रही कई साल। लेकिन अब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद तो हालात अब तो खैर वो सब पुरानी बात है। नहीं, आप जैसे कह रहे थे कि 40 साल का हमारे प्रधानमंत्री कैसे क्यों नहीं गए, कैसे ऐसा हुआ, तो ऐसी कोई घटनाएं हुई थी। फिर उसके बाद जो 84 में जो कनिष्का का जो हुआ, वो जो टेररिज्म की जो सब बात हुई कनाडा से, तो कई सालों तक वो मामला चलता रहा। ये ऐसे मुद्दे होने से कनाडा और भारत के संबंध जैसे अभी उन्होंने कहा अंडरस्टेटेड है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कनाडा के साथ बिजनेस भी अच्छा है, पोटेंशियल है। अभी यूरेनियम का तो कनाडा इज़ अ मेन सोर्स, तो कोई उसमें कनाडा के साथ हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो लेकिन अब लगता है कि उससे पार पा जाएंगे, पोखरण से आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, सब काफी बढ़ चुके हैं और कनाडा हमें आज सपोर्ट कर रहा है। हम कनाडा के साथ एकदम समाप्त हो गया। 30 सेकंड में जवाब आपसे चाहूंगी मैं कि कई मुद्दे हमारे सामने हैं। बात ये भी हो रही है कि बुलेट ट्रेन बनाने में किस तरह से मदद हो सकती है इस पूरे दौरे के साथ। इसके अलावा क्लीन गंगा जो मिशन है उसमें भी मदद हो सकती है, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इस सब के साथ साथ लेकिन इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बेहतर हुआ है पिछले 1 साल में। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट इस दौरे के बाद से बढ़ेगा? जी, उम्मीद तो है, क्योंकि मूडीज रेटिंग्स एजेंसी ने भी हमारी स्टेबल पहले था, अभी पॉजिटिव कर दिए हैं। तो ये सब रेटिंग्स देखते हैं। अब कनाडा में टॉप 5 जो पेंशन फंड्स हैं वो $700 बिलियन लेके बैठी हुई है और खोज रही है कि कहाँ पे दुनिया में इन्वेस्ट करें। तो हिंदुस्तान को एक ब्राइट स्पॉट जो कहा जा रहा है, IMF भी कह रही है, फ्रेंच आज फॉरेन मिनिस्टर ने भी बयान दिया है। तो इसकी वजह से मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है कि वो
खाली बातें कर रहे हैं, वो साथ साथ ये भी दावा लेके आ रहे हैं कि देखिए हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है दुनिया भर में, और उसकी वजह से जरूर आकर्षण है भारत की तरफ। और फ्रेंच आज जो सीईओस वगैरह शामिल थे मीटिंग्स में, साफ दर्शा रही है कि हिंदुस्तान पे बहुत निगाहें हैं और इसी को वो साकार करना चाहते हैं मोदी जी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर चौलिया, केबी नैयर साहब, एम्बेसडर देवड़े और साथ ही प्रोफेसर आलम। तो साफ तौर पर अभी दौरा लंबा है और लगातार हम खबरें इस दौरे से जुड़ी आपके सामने लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।